बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनपुट टैक्स की बात कर रहे थे और उसकी एक्सेप्शन भी हमने पढ़ ली थी कि वो एक्सेप्शन क्या है। तो आज हम यहाँ से फर्दर बात को आगे लेके जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जो ज़ीरो रेटेड सप्लाई है उस पर इनपुट टैक्स क्या होगा, रिफंड होगा। यस और नो? ठीक है, वो तो होगा ही होगा। लेकिन एक और मसला आता है कि अगर कॉरपोरेट एंटिटी है और उसका इनपुट टैक्स हमेशा जो है वो आउटपुट टैक्स के 90% से क्या आता है, ज़्यादा आता है। यानी उसके इनपुट टैक्स और आउटपुट टैक्स का डिफरेंस जो है वो 10% से भी कम है। यानी कि इनपुट टैक्स हमेशा आउटपुट टैक्स के 90% से ज़्यादा आता है। तो इसका मतलब कभी भी वो अपना इनपुट टैक्स पूरा एडजस्ट नहीं कर पा रहा होगा और वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा यहाँ तक कि 1 साल हो जाएगा। यस और नो? तो फिर तो अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन इतना लो है कि उसको इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड ही करते रहना है, तो फिर इस तरह तो वो कभी अपने एक्सेस इनपुट टैक्स को एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा ना। तो इस सिचुएशन में उसके पास क्या है कि अगर वो कंपनी है तो वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाकर आई कैप के क्या कहते हैं जनाब, एक मेंबर से एक सर्टिफिकेट बनवाकर कि किसी भी साल के हिस्से में उसका जो इनपुट टैक्स है और आउटपुट टैक्स का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 10% से ज़्यादा नहीं रहा। मतलब हमेशा डिफरेंस जो है 10% या उससे क्या रहा है, कम रहा है। तो अगर वो इस बात का सर्टिफिकेट जनरेट करवा लेता है तो अब जितना भी उसका एक्सेस इनपुट टैक्स होगा या इनपुट टैक्स ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन होगा वो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिफंड कर दिया जाएगा। तो यानी कि अगर आप इनपुट टैक्स को कैरी फॉरवर्ड करते चले जा रहे हैं और वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा, तो फिर आप उसके रिफंड के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब उसका क्या प्रोसीजर है आपके सामने। Refund procedure for a corporate entity furnishing audited statements. A corporate entity is entitled to get refund if input tax is not settled through carry forward procedure. To get refund, the company is required to furnish a statement duly certified by the auditors along with annual audited accounts showing that their input tax during the year is in excess of 90% of output tax। कि वो ये शो करेंगे पूरे साल का जो इनपुट टैक्स था वो पूरे साल के आउटपुट टैक्स से हमेशा 90% से क्या रहा है, ज्यादा रहा है। दिस रिफंड शैल बी मेड ऑन ईयरली बेसिस एंड इन द सेकंड मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर कंपनी का ईयर एंड 30 जून है तो 30 जून के बाद सेकंड मंथ कौन सा आएगा, जुलाई और अगस्त। ऑब्वियसली रिफंड कब मिलेगा, अगस्त के मंथ में। If an auditor is found guilty, if auditor is found guilty of misconduct in furnishing the above certificate, the matter shall be referred to the council of ICAP for disciplinary action। ठीक है जी। तो अगर आपने कोई जाली सर्टिफिकेट, कोई झूठा सर्टिफिकेट बनाया तो फिर टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो सर्टिफिकेट बनाने वाले की यानी कि आईकैप के मेंबर की आईकैप की काउंसिल में शिकायत करेगा। ठीक है, ताकि उसके खिलाफ कानूनी या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सके। FBR may prescribe the procedure for refund of such excess input tax including in case of non-corporate registered person। मतलब लॉ में कॉर्पोरेट एंटिटी का तो रिफंड प्रोसीजर डिफाइन है, लेकिन वो एंटिटी जो कॉर्पोरेट नहीं है उसका रिफंड प्रोसीजर डिफाइन नहीं है। तो अगर वो अप्लाई करेंगे तो फिर ऑब्वियसली FBR उसको डिफाइन करेगा। यानी कि आसान लफ्जों में, क्योंकि जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है उसका ऑडिट स्टेचुटरी ऑडिट नहीं होता ना, तो हो सकता है कि फिर उसका वो खुद ऑडिट करवाएं और ऑडिट करवाने के बाद वो रिफंड क्या करें, उसको प्रोवाइड करें। बहरहाल तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो हम रिफंड की बात कर रहे हैं ये जीरो रेट सप्लाई के रिफंड की बात नहीं हो रही, ये एक्सेस आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स ड्यू टू 90% रिस्ट्रिक्शन जो कि मुस्तकिल क्या हो रहा है, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये उसके रिफंड की बात हो रही है। तो रिफंड और रिफंड में क्या है फर्क है, दोनों किस्म के रिफंड को मिक्स मत कीजिएगा प्लीज। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है बेटा? ओके नाउ उसके बाद बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। ठीक है नाउ, अभी आपके सामने एक सिचुएशन दी जा रही है, वो क्या है,
सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन सेक्शन 8 सबसेक्शन 6। ये क्या है जनाब कि अगर आप गुड्स सप्लाई करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो आप जाहिर सी बात है आप फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन लॉ में ये गवर्नमेंट के पास इख्तियार है कि गवर्नमेंट आपको कुछ गुड्स जो हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को खरीदने से मतलब यानी कि बेचने से क्या करते हैं, रोक दे। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसी हैं जो आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच ही नहीं सकते, मतलब उसका खरीदने वाला रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब वो चीजें क्या है? The federal government has power to specify any goods which cannot be supplied by a registered person to any unregistered person. ये वो गुड्स हैं जिनको कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई नहीं कर सकता। यानी यहाँ पर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करके 3% फर्दर टैक्स चार्ज करने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब ये गुड्स आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को बेच ही नहीं सकते। इन गुड्स का बेचने वाला भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और खरीदने वाला भी रजिस्टर्ड होना चाहिए लाजमी। It means that if a registered person makes such supplies, then he shall not be allowed to take credit of input tax. और अगर आप इनमें से कोई गुड्स बेच देते हैं किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो फिर जो आपने गुड्स बेची है उनका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। The specified goods that cannot be supplied by a registered person to unregistered person. Polypropylene granules, ठीक है जी। अब ये रॉ मटेरियल होता है किसका, प्लास्टिक का, ठीक है ना। अब जो भी यहाँ पे आइटम लिखे हुए हैं इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये प्लास्टिक का क्या होता है, रॉ मटेरियल प्लास्टिक के दाने होते हैं। ऑब्वियसली इसका इंडस्ट्रियल यूज है, घर में तो कोई इस्तेमाल नहीं करता इस चीज को। तो मतलब इस इंडस्ट्री में जो काम कर रहा होगा, अगर आप ये प्लास्टिक के दाने किसी को सप्लाई करते हैं तो आप भी रजिस्टर्ड होंगे। जिसको आप ये रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे वो भी ऑब्वियसली रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक की कुर्सियां बना रहा होगा, प्लास्टिक की कोई ना कोई चीजें बना रहा होगा, सो ऑन, ठीक है। उसके बाद क्या है, एयर फ्लेमेंट टो, फिल्टर रॉड्स फॉर सिगरेट्स, एयर कंडीशनिंग, चिलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट, क्रेन्स, प्रोपेन स्टोरेज टैंक, हीट एक्सचेंजर एंड गैस सेपरेटर, ठीक है जी। तो ये ऐसी चीजें हैं जैसे एयर कंडीशनिंग चिलिंग प्लांट। क्या है भाई, आप जानते हैं कि भाई वो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट लगता है। ये कौन लगवाता है, होटल्स लगवा देते हैं, ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स लगवाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर मैकडोनल्ड जो है ये ऑर्डर देता है किसी कंपनी को कि भाई मुझे अपने आउटलेट के ऊपर ये एक फ्रेंचाइज के ऊपर क्या करना है, ये एयर कंडीशनिंग चिलिंग प्लांट लगवाना है, तो ऑब्वियसली मैकडोनल्ड खुद एक रजिस्टर्ड पर्सन है और वो रजिस्टर्ड पर्सन से जब गुड्स परचेज करेगा तो उसको ये सारी चीजें सप्लाई कर देंगे। हाँ, अगर इन केस आप एक रेस्टोरेंट है और अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आप ये सब चीजें खरीदते हैं, एक सप्लायर आपको ये चीजें बेचता है, तो फिर जब वो बेचेगा तो वो आपसे आउटपुट टैक्स भले चार्ज करे, वो तो चार्ज करना पड़ेगा उसको, लेकिन फिर वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकता। आउटपुट टैक्स तो उसको चार्ज करना ही करना है ना, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पर्सन, लेकिन वो अपना इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपके सामने क्या होगा, डेवलप होगा। यानी ये चीजें आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल ना करें, अगर करते हैं तो आप आउटपुट टैक्स चार्ज करें, लेकिन आप फिर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद जनाब एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपने इन्वेंट्री परचेज कर ली है रजिस्ट्रेशन करने से पहले, यानी अभी आप सेल्स टैक्स पर्पस के लिए रजिस्टर्ड नहीं है, बिजनेस शुरू हो गया है, तो आपने इन्वेंट्री परचेज की हुई है, ठीक है ना। तो क्या फिर आप रजिस्ट्रेशन होने से पहले की इन्वेंट्री पर पे किया हुआ सेल्स टैक्स बतौर इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपने 1 जनवरी को गुड्स परचेज की बिजनेस पर्पस के लिए, उस वक्त आप कौन थे, अनरजिस्टर्ड पर्सन थे, और जिसने आपको गुड्स बेची वो कौन था, रजिस्टर्ड पर्सन था। उसने आप पर सेल्स टैक्स चार्ज किया 17% भी और 3% फर्दर भी, ऑब्वियसली क्योंकि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन है। अच्छा, अब उसके बाद आपको पता है आप रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, तो आपने 30 तारीख तक अप्लाई कर दिया किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। और जब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हुई तो उस वक्त वो गुड्स जो 1 जनवरी को आपने परचेज की थी और 30 जनवरी को आपने अप्लाई किया किसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, वो गुड्स क्या थी, अनसोल्ड थी। और जब आप रजिस्टर्ड हो गए तो आपने उन गुड्स को बेचते वक्त खुद आउटपुट टैक्स चार्ज किया, तो आप उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं।
तो इसके लिए कंडीशन है, मतलब अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे और आपने गुड्स परचेज की और गुड्स परचेज करने के बाद अगर आप क्या हुए, रजिस्टर्ड हुए, तो फिर आपने गुड्स खरीदने के 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। और फिर जब आपकी रजिस्ट्रेशन क्या होगी, वेरीफाई होगी, तो वो गुड्स अनसोल्ड वेरीफाई हो, ताकि ये प्रूव हो सके कि आपने उनको अब तक बेचा है या नहीं। क्यों नहीं, अगर बेचा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन से पहले बेच दिया तो आपने उनका कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं किया। जब आपने उनका कोई आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं किया तो आप उनका इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली उन गुड्स का जो आपने रजिस्ट्रेशन से पहले परचेज किया, उनका रजिस्ट्रेशन डेट पर, यानी कि जिस डेट पर आपकी होगी वेरिफिकेशन, उस डेट पे उनका अनसोल्ड वेरीफाई होना क्या है, जरूरी है, ताकि जब आप रजिस्टर्ड हो जाएं तो आप उसको बेचते वक्त आउटपुट टैक्स चार्ज करें और अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सके। ये पूरी सिनेरियो आपके सामने है। सिनेरियो क्या जनाब, purchaser of stock who has paid sales tax on such goods is required to apply for registration within 30 days of such purchases. If he wants to take credit of his input tax, provided that he holds tax invoice and such goods constitute verifiable unsold stock on the date of registration. कि अगर आप गुड्स परचेज करते के 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर आप उन गुड्स का इनपुट टैक्स अगर क्लेम करना चाहते हो तो शर्त ये कि वो गुड्स अनसोल्ड हो जब आपकी वेरिफिकेशन हो रजिस्ट्रेशन के लिए। और जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद उनको बेचोगे तो ऑब्वियस बात है आप उन पे आउटपुट टैक्स चार्ज करोगे और आप अपना इनपुट टैक्स उसमें से क्या कर लोगे, एडजस्ट कर लोगे। उसके बाद दिस पीरियड इज 90 डेज इन केस ऑफ इंपोर्ट्स। तो अगर आपने कुछ इंपोर्ट कर ली है बाहर से और आप अनरजिस्टर्ड पर्सन थे आपका, तो फिर इट मींस दैट आप अप्लाई कर सकते हो, पर इंपोर्ट करते करते ही 90 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर आप अपने इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर भी अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये कॉन्सेप्ट इट्स कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है जी, वैल्यू एडिशन क्या है जनाब, कि जो हम वैल्यू ऐड करते हैं किसी भी गुड्स को सप्लाई करने के लिए। जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, ये भी वैल्यू एडिशन है। आप प्रॉफिट अपना रख रहे हैं, ये भी वैल्यू एडिशन है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू एडिशन यहाँ पे आपसे डिस्कस किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या तरह देखिएगा, इसको अच्छी तरह सुनिएगा। The federal government has power to specify certain goods on which sales tax shall be levied on value addition. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अब तक आप जो सेल्स टैक्स चार्ज करते हुए आए हैं बेटा, वो आप आउटपुट टैक्स चार्ज करते हैं किस पर, सप्लाई वैल्यू पर। यस और नो? कितने की आपने चीज बेची उस पर आपने सेल टैक्स चार्ज कर दिया, उसको आप वैल्यू सप्लाई बोल दें। क्या ख्याल है? लेकिन कभी आज तक देखें, मैंने आपको सिखाया था दो तरीकों से, कि अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी उस पर 17 रुपए सेल टैक्स पे किया, फिर आपने 100 रुपए के अंदर कितनी वैल्यूडेशन की, 100 रुपए की, वो चीज कितनी की, 200 रुपए की। 200 रुपए के ऊपर आपने क्या किया, 17% सेल टैक्स चार्ज किया। आंसर 34 आया। 34 में से अपना क्या कर दिया, 17 इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया। यस और नो? नेट रिजल्ट क्या आया, वो 100 जो आपने ऐड किए थे बतौर वैल्यू एडिशन, उसी पे सेल टैक्स चार्ज हुआ ना। मतलब ऐसे ही ना, असल में तो यही हुआ ना, कि जो आपने 100 की चीज खरीदने के बाद 100 की वैल्यू ऐड की, उस वैल्यू एडिशन पे सेल टैक्स क्या हुआ, चार्ज हुआ ना। लेकिन प्रैक्टिकली आप 200 की चीज बेच रहे हैं, उस पर सेल टैक्स चार्ज करने हैं, वो आउटपुट टैक्स कहलाता है। और अपना पे किया हुआ इनपुट टैक्स का कर लेंगे, आप क्लेम कर लेंगे। नॉर्मल वे ये है। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपको सेल्स टैक्स सप्लाई वैल्यू पे चार्ज नहीं करना होता, बल्कि वैल्यू एडिशन पे चार्ज करना होता है। वो 100 रुपए जो आपने ऐड किए हैं उस पर सेल टैक्स चार्ज करें। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब आपका रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हो और आपकी फिनिश गुड्स क्या हो, टैक्सेबल। यानी आपने 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा, उस पर कोई सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया, मतलब पे नहीं किया, और उस रॉ मटेरियल को फिर अब आप फिनिश गुड बना के आगे बेच रहे हो 100 रुपए की वैल्यू एडिशन करने के बाद, तो आपकी सप्लाई वैल्यू तो 200 रुपए हुई ना। लेकिन अगर वो गुड जो है वो नोटिफाइड बाय एफबीआर है,
तो फिर आप उसमें क्या करोगे, सेल्स टैक्स चार्ज करोगे किस पर, वैल्यू एडिशन पर, यानी कि आपने जो 100 रुपए ऐड किया ना उस पर आप सेल्स टैक्स चार्ज करें। तो लिखा हुआ क्या है, जरा अच्छी तरह इसको देखिएगा, समझिएगा। द कॉन्सेप्ट इज हेल्पफुल व्हेन रॉ मटेरियल इज एग्जेम्प्ट बट द फिनिश्ड गुड इज टैक्सेबल। एग्जांपल, पैडी, raw material of rice is exempt but rice is in finished form is taxable. In this case sales tax should be charged on value addition. मिसाल के तौर पे समझना बेटा, पैडी की वैल्यू 100 रुपए है और पैडी को राइस बनाने के लिए, छिलका उतारने के लिए, पॉलिश करने के लिए मशीन का प्रोसेस क्या हुआ, इन्वॉल्व हुआ। तो पैडी को राइस बनाने के लिए जो है वो 20 रुपए का क्या हुआ है, प्रोसेस परफॉर्म हुआ है। 30 रुपए आपने अपना प्रॉफिट रख लिया, यानी आपने राइस कितने का बेचा, 150 रुपए का। तो अब बताइए 100 रुपए की पैडी में आपने वैल्यू एडिशन कितने से की, सब बताइए। 100 रुपए की पैडी में आपने वैल्यू एडिशन कितने से की, 50 रुपए से। तो नॉर्मल हालात में आप 150 पे सेल टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन इस केस में अगर पैडी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट है या एफबीआर है तो उस पर आप क्या करेंगे, सिर्फ 50 रुपए में सेल टैक्स चार्ज करेंगे। मतलब यानी कि अगर एक प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट है तो फिनिश गुड में भी वो एग्जेम्प्ट रहना चाहिए। बस उसके लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि वो नोटिफाइड बाय एफबीआर हो। मिसाल के तौर पर मिचेल्स कंपनी है, उनके अपने फॉर्म्स हैं, ठीक है, नेस्ले के भी अपने फॉर्म हो सकते हैं। वो रॉ मटेरियल खरीदते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की शक्ल में। आप जानते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है एग्जेम्प्ट सप्लाई है, ठीक है ना। तो रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हो गया, उन्होंने जूस बना के आगे बेच दिया, जूस पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है। अब सवाल है कि जूस की वैल्यू एडिशन पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है या जूस की रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स हो रहा है। जूस जो है थर्ड शेड्यूल आइटम, तो जूस की तो रिटेल प्राइस पे सेल टैक्स चार्ज हो रहा है। तो वहां पर वैल्यू एडिशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि वो स्पेसिफिकली नोटिफाइड बाय एफबीआर नहीं है। तो हो सकता है कि बहुत सारी चीजों के रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हों, लेकिन अगर वो नोटिफाइड बाय एफबीआर नहीं है तो उन पर नॉर्मली सेल्स टैक्स क्या होगा, चार्ज होगा, यानी कि वैल्यू सप्लाई पर। लेकिन अगर वो नोटिफाइड बाय एफबीआर है तो फिर आप वैल्यू एडिशन पे क्या करें, सेल टैक्स चार्ज करें। जैसे कि पैडी वाले केस में आप 50 रुपए पे सेल टैक्स चार्ज कर रहे हैं। सही है बेटा, बात समझ में आती है। तो लिखा हुआ क्या आ गया, दिस कॉन्सेप्ट इज हेल्पफुल व्हेन रॉ मटेरियल is exempt but finished good is taxable. Example, paddy, raw material of rice, is exempt but rice in finished form is taxable, and in this case sales tax should be charged on the value addition instead of whole value of supply provided the federal government specifies such item for this purpose. शर्त बस ये है कि आप वैल्यू एडिशन पे सेल टैक्स चार्ज करें, लेकिन शर्त ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ने उस आइटम को स्पेसिफाई किया हुआ। अदरवाइज रॉ मटेरियल का एग्जेम्प्ट होना मैटर नहीं करता। और इसका मतलब क्या है, भले रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट हो, अगर आप फिनिश गुड्स की वैल्यू ऑफ सप्लाई पे फुल टैक्स सेल टैक्स चार्ज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स का पार्ट बन के क्या हो गया, टैक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर वो नोटिफाइड बाय फेडरल गवर्नमेंट है तो फिर क्या करना है, फिर सिर्फ वैल्यू एडिशन पे सेल टैक्स चार्ज करना है, यानी रॉ मटेरियल एग्जेम्प्ट ही रहेगा भले वो फिनिश गुड में क्यों कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये बुनियादी बातें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट हैज पावर टू स्पेसिफाई द मिनिमम वैल्यू एडिशन रिक्वायर्ड टू बी डिक्लेयर्ड बाय सर्टेन पर्सन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू वेव द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट स्क्रूटनी ऑफ रिकॉर्ड्स इफ सच मिनिमम वैल्यू एडिशन इज डिक्लेयर्ड। यानी कुछ केसेस में फेडरल गवर्नमेंट जो है वो मिनिमम वैल्यू एडिशन डिक्लेयर कर सकती है कि आपको कम से कम इतनी वैल्यू का करनी है, अपनी सप्लाई में ऐड करनी है, ठीक है। तो अगर वो इतनी वैल्यू ऐड कर देते हैं तो फिर उनके ऊपर से ऑडिट यानी उनकी वेरिफिकेशन क्या हो जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी। उसके बाद कमर्शियल इंपोर्ट्स की बात पहले भी की थी, अब दोबारा आपके सामने तफसील से आ रही है। कमर्शियल इंपोर्टर कौन होता है, वो जो गुड्स इंपोर्ट करता है आगे जैसी खरीदता है वैसी बेचने के लिए बगैर किसी प्रोसेस को परफॉर्म करके। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप बाहर से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं जो कि आपके अपने यूज में आएगा, तो फिर आप इंपोर्टर कहलाएंगे, आप कमर्शियल इंपोर्टर नहीं कहलाएंगे। और इंपोर्टर इंपोर्ट स्टेज पे सिर्फ 17% सेल टैक्स देता है, और जो कमर्शियल इंपोर्टर होता है वो इंपोर्ट स्टेज पर 17% प्लस 3% मिनिमम वैल्यू एडिशन टैक्स देता है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। A commercial importer shall pay sales tax at 17% on import value in the normal manner. However, sales tax on account of minimum value addition shall be collected at import stage at 3% of the value of goods imported in addition to the
sales tax paid in the normal manner. तो ये बात हमारी जो हमने सेकंड कैलकुलेशन की थी, जो चार्ट हमने सीखा था, इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन भी थे और कमर्शियल इंपोर्टर भी था, उसमें हमने ये बात तफसील से समझी हुई। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द कमर्शियल इंपोर्टर शेल चार्ज सेल्स टैक्स एट 17% फ्रॉम हिज कस्टमर्स। खुद वो इंपोर्ट स्टेज पे 20% पे करके आया, लेकिन जब वो खुद वैल्यू ऑफ सप्लाई करेगा तो वो 17% सेल टैक्स चार्ज करेगा। मतलब उसका 17% इतना सफिशिएंट हो कि उसमें से उसका इंपोर्ट स्टेज पर 20% जो इनपुट टैक्स बना है वो क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। लेकिन अगर उसका 20% जो है वो क्या है, 20% जो है वो ज्यादा है और 17% क्या है, कम है, तो जो एक्सेस इनपुट टैक्स है वो कैरी फॉरवर्ड होके ही एडजस्ट हो सकता है, उसका किसी सूरत में रिफंड नहीं मिलेगा। यानी आपने इतनी वैल्यू एडिशन करनी है अपनी सप्लाई के अंदर के वो आपका आउटपुट टैक्स इतना वो आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई इतना आउटपुट टैक्स जनरेट करके दे दे कि उससे आपका 20% इनपुट टैक्स क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आती है सब लोगों को। The commercial importer shall charge sales tax at 17% from his customers. The value addition tax paid at import stage shall form part of input tax and claimable against output tax for determining his net liability. The excess of input tax, if any, over output tax shall be carried forward to the next tax period